हेलो स्टूडेंट। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, उनकी क्या क्या समितियां होंगी, ये पूरा डिटेल आपको वीडियो में बताया जा चुका है। तो आप वो पुराना वीडियो देखिए। पूरा जो एडीओ का सिलेबस है वो पूरे वीडियो में ग्राम पंचायत तक का डिस्कस मैंने आपको बता दिया है। और भी कुछ चीज़ें मान लो छूट गई हो तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम उस चीज़ को आपको बता देंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं जनपद पंचायत। जनपद पंचायत, देखिए जो हमारा पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत में पहला हमने पढ़ा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद गांव के समूह से बनेगा जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत माना जाता है खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, जो भी है, लेकिन जो पीडीएफ है उसमें वर्णन है खंड स्तर पे, तो आप याद रखेंगे खंड स्तर पर। और जनपद पंचायत के समूह से मिलता है हमारा जिला पंचायत। ठीक, ये गांव का समूह होगा, गांव का समूह होगा। गांव के समूह से किसका निर्माण होगा? ग्राम पंचायत का निर्माण होगा। ग्राम पंचायत का समूह होगा, और ग्राम पंचायतों के समूह से किसका निर्माण होगा? जनपद का निर्माण होगा। और जनपद पंचायत का समूह होगा, जनपद पंचायत के समूह से किसका निर्माण होगा? जिला पंचायत का होगा। और जिला पंचायत या जिले के समूह से एक राज्य का निर्माण होगा। तो राज्य पंचायत नहीं होता, पंचायती व्यवस्था में हम ये तीन चीज़ों को ही लेते हैं। ग्राम पंचायत लेते हैं, गांव का समूह होगा, गांव की ग्राम सभा होगी, ग्राम पंचायत होगा। तो मैंने निर्वाचन वगैरह सारा डिटेल आपको बताया हुआ है, तो पीछे का मैं नहीं बताता। आज हम शुरू करेंगे हमारा जनपद पंचायत। तो सबसे पहले जनपद पंचायत का वर्णन आता है अध्याय 3 धारा 22। थोड़ा सा ये जो इसका जो एक्ट है उसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, धारा 22 क्या कहता है? जनपद पंचायत की संरचना के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उपयुक्त में से कौन सी धारा जनपद पंचायत की संरचना को वर्णित करता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जो एकदम सीधा सीधा हो लेकिन दिमाग में क्लिक नहीं करता, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं। तो कुछ कुछ धारा, जो धाराएं मैंने डिस्कस किया है वो धारा आप थोड़ा सा याद रखेंगे। यदि आप एडीओ का पेपर दे रहे हो, या पीएससी का दे रहे हो, या व्यापम का भी कोई एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका ये सिलेबस में है, तो आप धाराओं को भी थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है, जो ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन है वो अब खत्म हो चुके हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। तो पढ़ने के लिए क्या करना है? एनालिटिकल अप्रोच आपको लाना है। एनालिटिकल अप्रोच का मतलब ये है, जब आप चीज़ों को पढ़ते हो तो उस पर थोड़ा सा एनालिसिस में आपको जाना है, आपको चीज़ों को समझना है, आपको बुकीज लैंग्वेज पे नहीं रहना है। जैसे बुक में कोई चीज़ लिख दिया है तो सिर्फ उतने पे आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाना है, अलग से चीज़ों को सोचना है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करना है। एनालिटिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हो। ठीक है, तो एनालिटिकल आज से ही आप एनालिसिस करना शुरू करो। कोई चीज़ दिया है तो उसके पीछे एक तर्क होता है, वितर्क होता है ना, उसका पीछे एक दिमाग की सोच होती है, तो वो आपको थोड़ा सा करना है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी क्लास में कि आपको एक एनालिटिकल अप्रोच दूँ ताकि आप चीज़ों को सोचें। मैं बुकिश लैंग्वेज से हट के चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप एक कमेंट्स करके आप बता दें। यदि आपको कोई चीज़ और एक्स्ट्रा समझना है तो भी आप बता सकते हो। चलिए धारा 22 में देखते हैं संरचना। तो संरचना होता क्या है, कैसे बनेगा जनपद? तो जनपद पंचायत खंडों से होकर बनेगा। जनपद पंचायत में निर्वाचित सदस्य होंगे, कुछ सदस्य निर्वाचित नहीं होंगे जो अप्रत्यक्ष तौर पे आ जाते हैं। तो ऐसे सदस्य होते हैं सरपंच, जो उस ग्राम पंचायत के समूह से हैं, और ऐसे कुछ सदस्य होते हैं विधानसभा सदस्य। तो जनपद पंचायत में सदस्य किस तरीके से होंगे? तो जनपद पंचायत जब बनेगा, जनपद पंचायत की जब संरचना होगी, तो उस जनपद पंचायत, तो पहले चीज़ तो जनपद पंचायत जो है वो बनेगा तो आपको उसके सदस्य कैसे कैसे होंगे उसको देखना है। तो जब बनेगा तो कुछ सदस्य होंगे जो प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित होंगे, जो चुनाव होगा
तो प्रत्यक्ष तौर पे जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो उसके सदस्य होंगे, और मत देने का अधिकार उन्हीं सदस्यों को रहेगा जो प्रत्यक्ष तौर पे चुन के आए हुए हैं। देखिए, जो जनता की सरकार है, जनता ने पावर जिनको दे के रखा है, असली पावर उन्हीं का होगा। जब अविश्वास प्रस्ताव आता है या किसी चीज़ पे निर्णय की बात होती है या किसी चीज़ पे बहुमत की बात होती है, तो बहुमत इन्हीं का लिया जाता है जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब सरपंच है, तो एक जनपद पंचायत के अंदर में जितने गाँव का समूह है, उनके जो सरपंच है वो सरपंच भी उसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, पंच मांस चक्रानुक्रम, मतलब जितने सदस्य हैं उनका 1/5 करेंगे और वो जो सदस्य होंगे उसको लिया जाएगा। जैसे मान लो किसी जनपद के अंदर में 10 सरपंच हैं, मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे 10 सरपंच हैं। अब ये 10 सरपंच को पहले ही साल में हम अध्यक्ष सदस्य नहीं मानेंगे, तो क्या किया जाएगा, 10 में से 10/5 करेंगे, तो 10/5 मतलब बच गए कितने, 2। अब ये 2 सरपंच जो हैं ये पहले साल के लिए सदस्य बन गए, अब बचे कितने, 8 सरपंच। तो अब ये 2 सरपंच जो है वो अगले साल सदस्य नहीं रहेंगे, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है। पंच मांस चक्रानुक्रम जो है, और ये जो सिस्टम होता है ना, ये लॉटरी से निकलता है भैया, 2 लोगों का नाम निकलेगा तो ये लॉटरी से, लॉट सिस्टम से नाम निकाला जाता है, लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला जाएगा। जैसे जनपद पंचायत है, कार्यकाल 5 साल का उसका होना, जनपद पंचायत का कार्यकाल 5 साल का है, तो 5 साल में पहले साल, देखिए प्रत्यक्ष तौर पे जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो निर्वाचित होके आए, अब उसके अलावा हमको सरपंचों को देखना है कि कितने सरपंच को हम ले सकते हैं। तो ये सरपंच कौन होंगे, लॉटरी के द्वारा, जैसे 10 सरपंच है तो 10 में से 2 का नाम निकाला जाएगा, और जो 2 का नाम निकल गया वो उसके सदस्य बनेंगे 1 साल के लिए, उनका कार्यकाल अगले साल खत्म होगा। तो फिर अगले साल जो बचे 8, अब 10 में से 2 निकले, 8 बचे, तो 8/4 करेंगे क्योंकि कार्यकाल 4 साल का हो गया, तो 2-2 लोगों को ऐसा बांटा जाएगा, तो 2-2 लोगों को 5 साल के लिए, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है ना, किस तरीके से करना है। जैसे 15 सरपंच है तो 15 सरपंच को हमको 5 साल में बांटना है, तो 3 पंचे 15, तो 3-3 सरपंचों को सदस्यता दी जाएगी, और इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। याद रखेंगे, ये जो सरपंच है, ये जो लॉट सिस्टम पे आए हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित नहीं है, तो ये एक सदस्य की भूमिका में होते हैं। सदस्य की भूमिका में होने का मतलब है कि वहाँ की बैठक में वो बात रख सकते हैं अपने गांव से संबंधित, क्योंकि जनपद पंचायत है तो जनपद पंचायत का संबंध कहीं ना कहीं गांव से भी होता है ना। गांव का समूह, गांव का जो ग्राम पंचायतों के समूह से ही हमारा जनपद पंचायत बनेगा, तो जनपद पंचायत के जो विकास कार्य होंगे वो गांव के लिए ही होंगे। गांव के लिए विकास कार्य कौन करेगा, ग्राम पंचायत करेगा। अब ग्राम पंचायत के ऊपर में जनपद पंचायत है, तो जनपद पंचायत भी विकास कुछ सकती है, जनपद पंचायत की है, और कुछ जिले पंचायत की है। ये सभी के सभी कार्य करते हैं किसके लिए, जो गांव का विकास है। जैसे एक मान लेते कि एक छोटे बच्चे के विकास करना है, अब छोटे बच्चे का विकास करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बांटे। शिक्षा के लिए तो शिक्षा का विकास, स्कूल से शिक्षा का विकास होगा, है ना। जैसे स्वास्थ्य का है तो डॉक्टर से फिर उसके स्वास्थ्य का विकास होगा। पेरेंट्स है तो नैतिकता की जिम्मेदारी होगी, कल्चरल एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होगी। तो ये इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर जो सरपंच लिए जाएंगे उस प्रक्रिया को आप याद रखना है। ये बड़ा ही टिपिकल टाइप का हिंदी नाम है भाई, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पंच मांस चक्रानुक्रम मतलब 1/5 हिस्सा करना है जितने सरपंच होंगे उसका, ठीक। दूसरा, विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य कौन सी विधान, मतलब सीधी सी बात है जो हमारे विधायक हैं। अब यदि हमारा कोई जनपद है, क्योंकि जो विधानसभा की जो सदस्यता है, विधानसभा की परिसीमन हर साल तो होती नहीं है, गांव बदल सकते हैं, ग्राम पंचायत इधर से उधर हो सकता है, लेकिन विधानसभा जो 1973 से जो हमारा चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। आगे हो सकता है परिसीमन बदल जाए, ठीक है, 2026 के आसपास का समय है, तो उसमें परिसीमन बदलेगा तो स्थिति अलग होगी। लेकिन जनपद पंचायत के भीतर में जितने ग्राम पंचायत हैं, जैसे जनपद पंचायत नंबर 1 और जनपद पंचायत नंबर 2, ये हो गया। इसके भी कुछ ग्राम पंचायतों का समूह हो गया ऐसा, ये ग्राम पंचायतों का समूह है। अब हमारे एक विधायक जी, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है ये दोनों को सम्मिलित माना जाएगा,
यदि मान लो ये गांव जो आ जाते हैं तो ये विधायक जी इसके भी सदस्य बन जाएंगे और इसके भी सदस्य बन जाएंगे। ये विधानसभा सदस्य जो है वो स्वतः ही उस जनपद का सदस्य हो जाएगा यदि उनका क्षेत्र उस जनपद के क्षेत्र से आता है। तो याद रखेंगे, तो एक विधायक जो है 2 या 2 से अधिक जनपद का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक सरपंच जो होगा वो एक ही जनपद का सदस्य रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। विधायक, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र ऐसा होगा कि मान लो 100 गांव है और 100 गांव को हमने बांट के रखा है। जो 100 गांव है, एक विधानसभा क्षेत्र में 100 गांव है और 100 गांव में से 100 50 ऐसे मैंने बांट के रखा है भाई। 25 गांव, फिर 30 गांव, फिर 25 गांव, फिर 50 गांव, ऐसे तो 3 जनपद बन गए। 25 गांव के अलग, 25 गांव के अलग और 25 और 50 गांव के अलग। अब जो विधायक जी रहेंगे वो तीनों जनपद के सदस्य वहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि उनका वो तीनों प्रादेशिक क्षेत्र आता है ना। उनको बोलने की आज़ादी रहेगी, मत देने की आज़ादी उनको भी नहीं होगी। समिति की बैठक में वो भाग ले सकते हैं, कार्यों को वो देख सकते हैं, किस तरीके से कार्य होता है, क्या होता है, वो अपना निर्णय दे सकते हैं। आदर्श रूप में बोला जाए तो जो विधायक है, जो विधानसभा क्षेत्र है, कुल मिला के उनका भी दायित्व होता है कि गाँव का विकास करना। आदर्श वाली बात है। तो विधायक जी जाके वहाँ पे कुछ यदि कार्य अनैतिक चल रहा है या कुछ यदि कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे सदस्य रहेंगे तो अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं, या उनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा सदस्य जैसे विधायक जी हैं, तो विधायक जी अब एक साथ इसकी भी और इसकी भी मीटिंग हो जाए तो विधायक जी कहाँ जाएंगे? मान लो कहीं और मीटिंग हो गया, सीएम साहब बुला लिए, विधायक जी कुर्सी दी, अब एक ही विधायक 3 जगह तो नहीं जा सकते। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो विधायक प्रतिनिधि होगा या फिर ऐसा व्यक्ति जो इनकी अर्हता रखता हो, इनके बराबर अर्हता रखता हो, सीधी सी बात यह है कि अब ये विधायक जी के ऊपर होगा कि वो विधायक किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करे और वो प्रतिनिधि जाए और जाकर यहाँ की सभा में बैठे, एक दूसरा प्रतिनिधि यहाँ की सभा में बैठे, और विधायक जी को तो सीएम साहब बुलाए, तो प्रतिनिधि तो जाएगा नहीं, विधायक जी को ही जाना पड़ेगा, है ना। पेशी होगी तो विधायक जी जाएंगे। ऊपर वाली चीज़ है, नीचे वाली चीज़ में वो अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से इनकी सदस्यता होनी है जनपद पंचायत के सदस्य की। ठीक है, अब जनपद पंचायत की जो ये तो संरचना होगी, कितने पे हम कितना जनपद पंचायत बनेगा। अब जनसंख्या के आधार पे देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पे जनपद पंचायत का गठन कैसे किया जाए। तो भाई एक जनपद पंचायत के लिए 50,000 की जनसंख्या मानी गई है। 50,000 की जनसंख्या पे एक जनपद पंचायत होना है और निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 5,000। ठीक है, 50,000 पे एक पूरा जनपद पंचायत। अब जनपद पंचायत के सदस्यों का जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो एक सदस्य जो होगा वो 5,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा और पूरा एक जनपद पंचायत जो होगा वो 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, इसमें निर्वाचन हो गया 5,000 का, जनपद पंचायत हो गया 50,000 तक का। इनके जो सदस्य होंगे वो 10 से लगभग 25 सदस्य हो सकते हैं अलग अलग जगहों पे, पर हाँ न्यूनतम 10 सदस्य तो होने चाहिए। ऐसी स्थिति रहेगी कि न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए। अब यहाँ एक कंडीशन आ जाता है, जैसे मान लो जनपद की जनसंख्या मैंने बताया 50,000 है। 50,000 में ये हो सकता है कि ग्रेटर देन 50,000 हो, जरूरी थोड़ी कि हर जगह भैया जनसंख्या 50,000 हो। 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो तो क्या होगा, या कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सर 50,000 से कम जनसंख्या होगा तो क्या होगा। 50,000 से ज़्यादा है तब क्या करेंगे और कम है तब क्या करेंगे। तो यदि 50,000 से ज़्यादा है तो एक दूसरा जनपद पंचायत वहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, उस जनसंख्या को वो कवर करेगा। तो 50,000 की जनसंख्या के आधार पर इसको लिखा जाएगा। 50,000 से कम है तो भी जनसंख्या कम से कम 10 सदस्य तो आपको लेने पड़ेंगे। तो
उस स्थिति में क्या किया जाएगा, जैसे 50,000 से कम जनसंख्या है और यहाँ पे निर्वाचन कितने लोगों का होना है, 5,000 लोगों का होना है, मतलब सॉरी 5,000 लोग के पीछे एक जो सदस्य है वो होना चाहिए, न्यूनतम 10 सदस्य तो होने ही चाहिए। तो ऐसा बांटा जाएगा कि न्यूनतम 10 सदस्य वहाँ पे बैठे। तो उस स्थिति में 5,000 की जो कंडीशन है ये थोड़ी कम हो सकती है। निर्वाचन क्षेत्र में 5,000 की कंडीशन जो होगी वो थोड़ा सा कम हो सकता है, उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखो। तो उसको क्या करना है, डिवाइड बाई 10 करके उतने की हिसाब से, जैसे इसको डिवाइड बाई 10 किए है ना, ये आदर्श है। 50,000 है, 50,000 को मैं 10 से भाग दे दूँ तो कितने आते हैं, 5,000। उसके हिसाब से 10 सदस्य हैं तो एक सदस्य के पीछे कितनी जनसंख्या खड़ी होगी, 5,000। ज़्यादा हो गए, 50,000 से ज़्यादा हो गए, तो उस स्थिति में क्या किया जाए, तो एक नया जनपद पंचायत हम वहाँ पे गठित कर सकते हैं और उसको इस तरीके से सुनियोजित किया जा सकता है कि आसपास के गाँव को मिला मुला के हम क्या कर सकते हैं, जनपद पंचायत वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, कम हो गया तो क्या किया जाए भाई, जैसे मान लो 50,000 है तो 50,000 से हो सकता है ग्रेटर देन 50,000 है। अब इसको दो टुकड़ों में मैं तोड़ दिया, एक 50,000 वाला हो गया और यहाँ की जनसंख्या मान लो 90,000 है और दूसरा जनपद पंचायत बनेगा तो वो 40,000 की जनसंख्या पे बनेगा। अब अचानक से जनसंख्या तो बढ़ाया भी नहीं जा सकता है, तो क्या किया जाए, किसी को ला के हम वहाँ रख भी नहीं सकते, तो क्या किया जाए, इसको फिर डिवाइड बाई 10 किया जाए। डिवाइड बाई 10 करने पे 4,000 जनसंख्या पे एक प्रत्याशी वहाँ पे आएगा। ये ऐसी कंडीशन बनाई जा सकती है। सामान्य तौर पे आदर्श यही है कि 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन यदि कुछ इधर उधर हो जाए तो वो 5,000 जनसंख्या को भी कुछ इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है, तो जनपद पंचायत के जो लोग हैं, जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, उनके बारे में मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि कितनी जनसंख्या पे कितने पंचों को या कितने जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को रखा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे डाटा, 50,000 की जनसंख्या पे एक जनपद पंचायत और निर्वाचन क्षेत्र जो होगा 5,000 का होगा। 5,000 पे एक प्रतिनिधि आएगा। सदस्य मिनिमम 10 से मैक्सिमम 25 तक के सदस्य हो सकते हैं। ये प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित सदस्य हैं। अलग से जो सदस्य बनाए जाते हैं वो अलग है। मिनिमम 10 तो आपके प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित होने चाहिए। ये है भाई। अब इसमें आता है कि यदि नया जनपद पंचायत बनाया जाए, नवीन जनपद पंचायत, अब जो जैसे एक जगह जनपद पंचायत बना, हमको गांव को मिलाकर दूसरा जनपद पंचायत, जैसे होता है ना, नवीन जिले का गठन हो गया है, नवीन तहसील का गठन हो गया, तो वैसे ही नवीन जनपद का जब गठन होगा तो नवीन जनपद की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। और ये अधिसूचना राज्यपाल द्वारा किया जाता है तो इसको माना जाता है कि ये राज्य सरकार द्वारा किया गया है। अब क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन पे यदि ऑप्शन है राज्य सरकार तो आप राज्य सरकार पे लगा के आओगे, और यदि क्वेश्चन पे दिया है राज्य सरकार और उसके साथ अलग से एक ऑप्शन है राज्यपाल, तो राज्यपाल ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ऑप्शन लगाने का तो आपको तरीका बताता हूँ। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। जब हम चीज़ों को करेक्ट करते हैं तो ये 4 ऑप्शन यदि गलत है, चारों ऑप्शन आपको लग रहा है कि गलत है, तो इसमें से कम गलत कौन है उस पर टिक लगाना है, याद रखना है। यदि 2 गलत हैं तो 2 गलत में से यदि आपको चुनना है तो आप किसको चुनोगे, कम गलत को चुनोगे। यदि 2 बेईमान लोग हैं और वो नेतागिरी में आ गए और वो खड़े हो रहे हैं तो उसमें से आप किसको चुनोगे, जो कम बेईमान है। और यदि यही ऑप्शन चारों सही लगता है, कंफ्यूजन होता है कि सही में से कौन, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार जारी करेगा कि राज्यपाल जारी करेगा, तो अधिसूचना कौन जारी करेगा। तो अधिसूचना में यदि राज्यपाल का ऑप्शन है तो आप क्या मार के आना, राज्यपाल मार के आना। हालांकि पीडीएफ में दिया हुआ है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा,
है ना। तो राज्य सरकार अधिसूचना पे साइन करने का अधिकार तो राज्यपाल का ही होता है, तो वही ऑप्शन ज्यादा सही है। तो सही में से ज्यादा सही को चुनना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का तरीका है भाई, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते समय आप चारों ऑप्शन पे विचार करो, आपको अच्छे से सोचना है चारों ऑप्शन पे, और यदि चारों ऑप्शन आपको लग रहा है कि गलत है तो उसमें से कम गलत वाला सही माना जाएगा, और यदि आपको चारों ऑप्शन ये लगता है कि सही है तो उसमें से ज़्यादा सही वाला सही माना जाएगा। ठीक, तो ये है। तो जो नवीन जनपद होगा, नवीन जनपद की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य सरकार जो है घोषणा करने का काम करती है। घोषणा की कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। नीति निर्माण का कार्य राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार जो है सारा काम तो वही करेगी। आप लोग संविधान जब पढ़ते हो तो संविधान में भी आप लोग को वास्तविक कार्यपालिका की जब बात आती है तो हम लोग उसी को देखते हैं। प्रधानमंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो गए, तो जो कैबिनेट होता है वही है। लेकिन जो अधिसूचना वाली जब चीज़ आती है, तो अधिसूचना जब नियम कायदा कानून की जब बात आती है तो राज्यपाल का हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। अभी छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा फंसा था वो इसीलिए फंसा था कि राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया। यदि राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते तो फिर वो आ जाता, फिर कानून बन के आ जाता। बात समझ में आ रहा है? तो राज्यपाल का एक बहुत बड़ा पावर यही होता है, उनका जो कलम पावर है, उनका जो साइन करने का पावर है, वो अपने आप में बहुत बड़ा पावर है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे कि संरचना किस तरीके से होता है, विभाजन किस तरीके से होता है, खंड किस तरीके से, जो खंड का अधिसूचना जारी होगा, खंड की अधिसूचना कौन जारी करेगा। और ये है धारा 23 के अंतर्गत, जो धारा 23 है, खंड क्षेत्रों में विभाजन। जो धारा 22 है ये कहता है जनपद की संरचना, तो पहले एक उसकी स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, जहाँ भाई ऐसा ऐसा जनपद बनाना है और ऐसे ऐसे सदस्य हमको रखने हैं। उसके बाद में खंड क्षेत्रों में उसका विभाजन, खंड क्षेत्रों में विभाजन मतलब अब धारा 23 के अंतर्गत फिर वो जनपद की एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से हटाए जाते हैं, और क्या क्या इनकी कार्य और शक्तियाँ। ठीक, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एनालिटिकल अप्रोच बना के रखिए। यदि एनालिटिकल अप्रोच है तो आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, चलिए बाय।